अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात देश की सामरिक ताकत की। भविष्य के खतरों को देखते हुए तेजी से देश में सेना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, चाहे बॉर्डर वाले राज्यों में सड़कों और पुलों का जाल बिछाना हो या फिर अलग अलग राज्यों में वायुसेना के लिए एयर स्ट्रिप का निर्माण करना हो। यह तमाम काम युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं और इसकी बदौलत जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया, जिस पर आज सुबह एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग और टेक ऑफ को अंजाम दिया गया। न विस्तारवादी चीन की अब चालाकी चलेगी और न ही पाकिस्तान की कामयाब होगी कोई साजिश। वजह है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी ये एयर स्ट्रिप, जिस पर सुबह सवेरे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर चिनूक की धमक सुनाई पड़ी। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब वायुसेना के भारी भरकम हेलीकॉप्टरों ने एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ को अंजाम दिया। इस ट्रायल के लिए एक दिन पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और तो और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे ताकि इस हवाई पट्टी का सफल परीक्षण किया जा सके, और हुआ भी ठीक वैसा ही। अब भारतीय वायुसेना के द्वारा कल ओवरनाइट ट्रायल लैंडिंग की गई, जिसमें कि चिनूक सहित भारतीय वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर्स ने पार्टिसिपेशन किया और ये जो इमरजेंसी ट्रायल लैंडिंग थी ये सफलतापूर्वक संपन्न की गई है। इससे भारत की सीमाओं की जो सुरक्षा है जाहिर है कि और अधिक सशक्त और मजबूत होगी। 119 करोड़ रुपए की लागत से इस हवाई पट्टी का निर्माण साल 2020 में शुरू हुआ था, जिसे हर कसौटी पर परखने के लिए ट्रायल आज किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस तरह का पहला सफल ट्रायल रहा है, जो सामरिक नजरिए से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा के वक्त भी राहत टीमों और राहत सामग्री को पहुंचाने और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। राष्ट्र के द्वारा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का निर्माण इस वजह से किया जाता है ताकि किसी युद्ध, कंटिजेंसी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जब नॉर्मल एयर स्ट्रिप्स डैमेज हो जाएं तो ऐसे में जो हाईवेज पर स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज के माध्यम से जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो ऑपरेट कर सके, युद्ध की स्थिति में फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सके, हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर सके। और जाहिर है कि एक आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज का निर्माण राष्ट्रों के द्वारा किया जाता रहा है। कहा जा रहा है कि दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद इस एयर स्ट्रिप से उड़ान भरने के बाद वायुसेना के फाइटर जेट्स अगले 3 मिनट में एलओसी और 4-5 मिनट में एलएसी पार कर जाएंगे। यानी जरूरत पड़ने पर चीन और पाकिस्तान की साजिशों को वक्त रहते नाकाम करना और आसान हो जाएगा। जाहिर है कि जिस तरीके से वर्तमान समय में चाइना और पाकिस्तान की चुनौती बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचने में लगा हुआ है, चाइना के द्वारा भी भारत के क्षेत्रों में कुदृष्टि रखी जाती है, इनकर्जन की स्थितियां पैदा की जाती हैं। ऐसे में किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत को अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, अपने डिफेंस पोस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाना होगा और भारत लगातार चाइना और पाकिस्तान के विरुद्ध अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त और मजबूत बना रहा है। एयर स्ट्रिप की इसी अहमियत को समझते हुए केंद्र सरकार ने देश भर में एयर स्ट्रिप बनाने के लिए 29 जगहों की पहचान की है, जिनमें असम में 5, पश्चिम बंगाल में 4, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में 3, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और तमिलनाडु में 2-2 स्थान शामिल है। जबकि देश में इस वक्त इस तरह की 13 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। इसी फहरिस्त में अब 3.5 किलोमीटर लंबी ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भी शुमार हो गई है, जिस पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों की सफल लैंडिंग ने देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां रामनवमी पर्व को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इन तैयारियों के तहत
क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग का इंतजाम, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। अनुमान यह है कि 25 से 30 लाख लोग रामनवमी पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच सकते हैं, जिसके चलते प्रशासन ने इन दिनों युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। कोशिश यही है कि रामनवमी पर अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों को दर्शन के लिए कोई परेशानी या कठिनाई न हो। जो भी जनता के लिए सुलभ व्यवस्थाएं हैं उन सब के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हैं। नगर विकास विभाग स्वाभाविक तौर पर जो आम जनता की ज़रूरतें होती है, स्वच्छता, शौचालय, पार्किंग, काफ़ी संख्या में इस पूरे शहर में शौचालयों का निर्माण किया गया है। काफ़ी संख्या में पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। इसके अलावा डॉर्मेट्रीज भी हैं, बहुत सारी इन्हीं पार्किंग्स में है डॉर्मेट्रीज। खासकर रामनवमी के मौके पर आने वाली भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए कतार की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु रामनवमी पर रामलला के दिव्य दर्शन का लाभ उठा पाएं। इतनी बड़ी संख्या में जब राम भक्त अयोध्या में मौजूद होंगे या मंदिर के दर्शन करेंगे तो किस तरह से उनकी व्यवस्था की जाए। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो क्यू है, यानी जो लाइन्स हैं जिनसे चल करके राम भक्त दर्शन करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है और इसके अलावा अलग अलग पॉकेट्स में भी उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है कि वो वहाँ थोड़ी देर ठहरे। जाहिर है, जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे तो उनके स्वास्थ्य को लेकर भी इंतजाम किया गया है। जानकारी के अनुसार देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग 12 जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाएगा। पक्का घाट पर 10 बेड का एक अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा और 12 जगहों पर इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस की तैनाती भी होगी। जहाँ जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहते हैं वहां पे इस तरह के कैंप लगाए गए हैं और कोशिश ये होती है कि जो भी श्रद्धालु हैं उनको प्राथमिक उपचार यहाँ मुहैया कराया जा सके। हमारे पास व्हील चेयर, स्ट्रेचर्स, एम्बुलेटरी केयर, एम्बुलेंस भी है, उससे हम लोग श्री राम हॉस्पिटल में रिफर कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों की परेशानियों में थोड़ी सी कमी हो रही, राहत मिल रही है। इसके अलावा श्री राम मंदिर राम जन्मभूमि में है, वहाँ पे मेन सेंटर में ही है, यहाँ पे अपना राम मंदिर है वहाँ पे, और एक पीएफसी सेंटर में है। 2 जगह राम मंदिर के अंदर हमारी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत अच्छे से हमने तैयारियां करके रखी है रामनवमी के लिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। इस तरह के मेडिकल कैंप हैं जो लगाए गए हैं और खास तौर पे कोशिश ये की जा रही है कि जो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको प्राथमिक उपचार बिना किसी विलंब के तत्काल मुहैया हो सके। इसके अलावा रामनवमी के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर भी जमीन से लेकर आसमान तक व्यापक तैयारियों में पुलिस महकमा जुटा हुआ है, जिसके तहत सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी, चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग टीम और सरयू के तट पर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेंगे। रामलला का दर्शन करने के लिए आपको इसी जन्मभूमि पथ पर जाना होगा और जब आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले पुलिस सहायता केंद्र मिलेगा, जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार यहाँ पर सुरक्षा के जवान बढ़ाए जाते रहते हैं और किसी भी विषम स्थिति में आप इन सुरक्षा जवानों की मदद ले सकते हैं। जन्मभूमि पथ से होते हुए ये सीधा रामपथ पर निकलता है और रामपथ से होते ही आप जन्मभूमि पथ पर जाते हैं। रामनवमी के समय यहाँ पर दूर तक बैरिकेडिंग बनाई जाएगी और चरणबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को छोड़ा जाएगा और कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि क्राउड को कंट्रोल किया जा सके। खुद आला अफसर ग्राउंड पर उतरकर इन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और जहां जहां सुधार की गुंजाइश है वहां वहां बदलाव किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि भगवान राम का जन्मोत्सव भव्य तरीके से 17 अप्रैल को मनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस जन्मोत्सव के आनंद का लाभ उठा सके। लखनऊ से शिल्पी और अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
रामनगरी अयोध्या को धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश रंगला रही है और यही वजह है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या महज कुछ ही महीनों में 1 करोड़ को पार कर गई है। और ये जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दी गई है। कहा जा रहा है कि दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी भी धर्म के धर्मस्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे सहयोगी बनवीर सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी से खास बातचीत की। आज भारत में ही नहीं दुनिया में भी अगर आस्था की बात करें और आस्था से लबरेज श्रद्धालुओं की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की है। हमारे साथ है राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता जी। प्रकाश जी, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं? देखिए, ऐसा है कि और जगह जो आपने नाम लिए विदेशों के, वहां जब समय आता है, मक्का में जब हज होती है तो लोग जाते हैं, बैगन सिटी में जब उनके पर्व होते हैं तो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो रोजी पर्व है। जब से प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी से हुई है, आज तक 1.5 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु तो दर्शन कर चुका है। पर डे के हिसाब से अगर कहा जाए तो कि लगभग कितना पर डे के हिसाब से इधर होली के पहले तो लगभग 1.5 से 2 लाख लोग आ रहे थे, लेकिन होली के बाद तो इसका 2 से 3 लाख की रोजाना भीड़ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात अब मौसम की करते हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। मार्च के अंत में गर्मी का पहला ट्रेलर सामने आया था। हालांकि पिछले कुछ हफ्ते हल्की बूंदाबांदी की वजह से दिल्ली और एनसीआर में मौसम के तेवर के कुछ नरम पड़ने के संकेत मिले थे। और अगर पिछले दिनों की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, जिसका असर दिल्ली और एनसीआर में भी देखने को मिला है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों में तापमान सामान्य बना रहेगा और इसके बाद पारा चढ़ने की पूरी आशंका है। इस दौरान पारा 3 से 4 डिग्री तक चढ़ सकता है, जिसके बाद उत्तर भारत में भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल से जून तक देश के ज्यादातर इलाकों में जबरदस्त गर्मी का आगाज हो जाएगा और देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हीट वेव चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के शहरों में तापमान अभी ही 40 डिग्री को पार कर चुका है। अहमदाबाद भी उन्हीं शहरों में शामिल है जहां बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। तेज धूप है, गर्म हवाएं चल रही हैं, लोग परेशान हैं। सुबह से ही चिलचिलाती धूप अहमदाबाद के लोगों के चेहरों को झुलसाने लगती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे तापमान में भी इजाफा होता है। ऐसे में अहमदाबाद में प्रशासन की तरफ से कई कदम उठाए जाने लगे हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सबसे पहले अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से संचालित होने वाले 449 सरकारी स्कूलों में से 425 के समय में बदलाव कर दिया गया है। तेज गर्मी से बच्चों को कम परेशानी हो, इसके लिए इन स्कूलों में दोपहर की शिफ्ट को सुबह बुलाने का फैसला किया गया है। अब यहां सोमवार से शुक्रवार तक 7:10 से 12 बजे तक क्लासेस होंगी। वहीं शनिवार को दिन में 7:10 से 11:30 बजे तक स्कूल का समय तय किया गया है। यही नहीं बल्कि अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी राह चलते लोगों को कुछ राहत देने का फैसला किया है। इस साल भी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक शहर के करीब 100 ट्रैफिक सिग्नल्स बंद रहेंगे और जिन बड़े चौराहों और तिराहों पर ट्रैफिक लोड ज्यादा रहता है उन पर लगे ट्रैफिक सिग्नल भी टाइमिंग उनकी कम की जाएगी, यानी कि अब वहां ज्यादा समय के लिए सिग्नल ग्रीन होगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि भीषण गर्मी के दौरान शहर के बड़े चौक चौराहों से गुजरने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक सिग्नल का उनको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल आप दृश्य में भी देख सकते हैं अहमदाबाद के ये दृश्य कि जहां पे 100 जितने ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं उन्हें दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद नहीं करने का फैसला लिया गया है। बढ़ती हुई गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों को भी दोपहर के समय में स्कूल में जाने की वजह से कोई परेशानी ना हो, इसके
चलते स्कूल का जो समय दोपहर का हुआ करता था, ऐसी करीब 450 जितनी स्कूल का समय जो है वो सुबह 7:10 से दोपहर 12 बजे तक का कर लिया गया है। खास करके बढ़ती गर्मी की वजह से पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो 108 इमरजेंसी सर्विसेज को पिछले 6 से 7 दिनों के अंदर 1200 से ज्यादा कॉल्स भी रिसीव हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है जिस प्रकार से लगातार गर्मी का पारा जो कि गुजरात के अलग अलग शहरों में 40 डिग्री के पार हो चुका है, उसको देखते हुए लोग सूती कपड़े पहने, अगर जरूरत ना हो तो दोपहर के समय में घर से बाहर निकलने से बचें। और जो भी कोई मरीज होते हैं जिनको हार्ट की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, कैंसर या डायबिटीज के जो शिकार हैं, ऐसे लोगों को खास अपना ख्याल रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की स्ट्रोक के अगर लक्षण पाए जाते हों तो डॉक्टर का संपर्क कर इलाज करवाना चाहिए। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे। वैसे इंसान ही क्या, जीव जंतु भी गर्मी से त्रस्त होना शुरू हो चुके हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पक्षी भी पीने के पानी की तलाश में इधर उधर भटकना शुरू हो चुके हैं, जिसका एहसास अहमदाबाद के पक्षी प्रेमियों को भी है। और यही वजह है कि अहमदाबाद के पक्षी प्रेमी भी उनके लिए पानी के इंतजाम में जुट गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी एक एनजीओ की तरफ से पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन और बर्ड फीडर बांटे जा रहे हैं। और इस बार अहमदाबाद शहर के अंजलि 4 रास्ता इलाके में पक्षियों को पीने के पानी के लिए 5000 मिट्टी के बर्तन बांटे गए हैं। अहमदाबाद में पिछले 16 साल से गर्मी के मौसम में 500 से ज्यादा युवाओं का ग्रुप इसी तरीके से पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन मुफ्त में बांटता है, ताकि भीषण गर्मी में भी पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती रहे। मेरे यहाँ पे अराउंड 400 से 450 वॉलंटियर्स है जो स्वयं सेवक है, और मेरे यहाँ पे अराउंड आज 5000 कुंडे हैं और इसका टारगेट मेरे को 35,000 करना है 1 महीने के अंदर। अलग अलग विविध एरिया में, हर एक अहमदाबाद के अलग अलग एरिया में हमारे को करने का है। ये प्रेरणा हमारे को आचार्य श्री उदय वल्लभ महाराज साहब की प्रेरणा से चालू किया हुआ है और ये आज हमारा 17वां साल है। अबोल पशु पंखी, इसके लिए ये काम इतना जरूरी, और दिस टाइम देयर विल बी एन एक्सोर्बिटेंट हिट, इतनी ज्यादा हिट पड़ेगी। इसके लिए इन लोगों को मैं नमन करता हूँ, बहुत नमन करता हूँ कि ये एक शुभ कार्य इन लोगों ने किया है। और गर्मी के इस मौसम में पक्षियों के लिए भोजन की भी कमी ना हो, इसकी भी व्यवस्था की जाती है। पक्षियों के भोजन, कीड़े मकोड़े गर्मियों में नमी वाले स्थानों में ही मिल पाते हैं। खुले मैदानों में कीड़ों की संख्या कम हो जाती है, जिससे पक्षियों को भोजन खोजने में भी काफी दिक्कत होती है। जंगलों में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, साथ ही जल स्रोत भी सूख जाते हैं, जिसकी वजह से उनके सामने भी पीने के पानी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे में गर्मी में अपने घरों के बाहर छतों पर पानी के बर्तन रखना चाहिए। छायादार जगह बनाकर वहां भी पानी के बर्तन भर कर रखें। चना, चावल, ज्वार, गेहूं जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, उस चारे की व्यवस्था अपनी छतों पर जरूर करनी चाहिए। आगे बढ़ते बात उत्तराखंड में घूमने का प्लान बना रहे सैलानियों की कर लेते हैं, जिनके लिए अच्छी खबर है। वो ये है कि गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों और पर्वतारोहियों के लिए खोल दिए गए हैं और इसके साथ ही पार्क में गौमुख ट्रैक पर सैलानी अब जा सकेंगे। इस दौरान न सिर्फ उन्हें सुकून मिलेगा बल्कि वाइल्ड लाइफ को करीब से देखने का मौका भी मिलेगा, यानी कि एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों को सैर सपाटे का एक और मौका मिलने जा रहा है। हर साल ठंड की वजह से 30 नवंबर को गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 4 महीने बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में इन्हें खोला जाता है। उत्तरकाशी से सैलानियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। विश्व परिषद गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। विधिवत पूजा पाठ के साथ इस नेशनल पार्क का ताला पर्यटक और पर्वतारोहियों के लिए खोल दिया गया है। ये खूबसूरत ट्रैक देवदार की लकड़ी से बना हुआ है, जो 136 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा है। ये ट्रैक जाड़गंगा के ऊपर एक सीढ़ी नुमा रास्ता है। शीतकाल में 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक पार्क के गेट पर्वतारोही और सैलानियों के लिए बंद रहते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में सैलानी बड़ी बेसब्री से इस ट्रैक के खुलने का इंतजार करते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क का कपाट आज 1 अप्रैल 2024 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जैसा हर वर्ष खोला जाता है। और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की संख्या में काफी अधिक मात्रा में इजाफा होगा। गंगोत्री नेशनल पार्क करीब 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला गंगोत्री नेशनल पार्क हिम तेंदुओं के लिए खास पहचान रखता है। इसके अलावा पार्क में भूरा भालू, काला भालू, भरल, अग्राली भेड़, लाल लोमड़ी समेत कई वन्य जीव रहते हैं।
इसके साथ ही इसके तहत गंगोत्री धाम और नेलांग घाटी भी शामिल है। नेलांग घाटी भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ती है। नेलांग तक वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने पर्यटकों के जाने की अनुमति दी थी। यानी अगर आपको पहाड़ों से प्यार है और वाइल्ड लाइफ में रुचि रखते हैं तो इन गर्मियों की छुट्टी में गंगोत्री नेशनल पार्क आपके लिए एक शानदार हॉलीडे डेस्टिनेशन है। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।